गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। लास्ट लेक्चर में एल्गोरिथम किया था, ठीक है। एल्गोरिथम को ही अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दें, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट इज़ अ विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में जो आप स्टेप्स लिखते थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उन स्टेप्स की अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हो, यानी पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के अंदर क्या क्या है, इट एम्प्लॉयज़ अ सीरीज ऑफ सिंबल्स। कुछ सिंबल्स अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। हर एक सिंबल एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एरोज फ्लो के लिए कि कहाँ कहाँ जा रहा है प्रोग्राम, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और स्टेप इन एन एल्गोरिथम। हर एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या कहीं एल्गोरिथम के स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम सिंबल्स देख लेते हैं पहले। अच्छा, इसके लिए सिंबल मतलब फिक्स किए गए हैं ताकि हर स्टूडेंट अगर फ्लो चार्ट बनाए तो सबको समझ में आए। तो फॉर इजी विजुअल रिकॉग्निशन अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन इज़ यूज्ड फॉर सिंबल्स कोरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर ऑपरेशन। हर एक ऑपरेशन के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल ही दिया गया है ताकि समझने में किसी को दिक्कत ना आए, ताकि जैसे आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, अगर मैं उसको पढूँ तो मुझे भी वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज़ की गई है। फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास ये ओवल शेप है तो ये है टर्मिनल के लिए। टर्मिनल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये दो पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए, टू डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो भी इसी सिंबल से करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट, और एंड भी इसी सिंबल से करेंगे जिसके लास्ट में लिखेंगे एंड, ठीक है। तो फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग इसी सिंबल से होगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये शेप, पैरेललोग्राम शेप। ये किसके लिए है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। अगर आपने जैसे अभी सम ऑफ 2 नंबर्स था तो ए और बी इनपुट किए थे 2 नंबर, तो वो आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे उनका सम आपने जब डिस्प्ले किया था तो उसको आउटपुट को भी आप इसी सिंबल में लिखेंगे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम ये पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रेक्टेंगल सिंबल है, ये किसके लिए, प्रोसेस के लिए, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैलकुलेशंस, डाटा मैनिपुलेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग ऑफन एज द सिंगल एल्गोरिथम स्टेप। जैसे आपने वहीं पर ही जैसे सम ऑफ 2 नंबर में C = A+B लिखा था, तो कोई भी इस तरीके का कैलकुलेशन का स्टेप है, कोई भी प्रोसेस आपको करनी है तो वो आप किसके अंदर लिखेंगे, रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये डायमंड शेप। ये किसके लिए है, डिसीजन के लिए। डिसीजन बॉक्स इसको हम बोलते हैं। ये जो डायमंड शेप बॉक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स। तो ये हमारे पास डिसीजन बॉक्स किसके लिए यूज़ होता है, ये हम इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कितने एंट्री पॉइंट और कितने एग्जिट पॉइंट है। इट हैज़ 1 एंट्री पॉइंट एंड एटलीस्ट 2 एग्जिट पॉइंट। इसके अंदर एक एंट्री पॉइंट है और 2 एग्जिट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट तो यहाँ से आपके पास ये जाएगा इस तरीके से, और एग्जिट पॉइंट है ये 2, ठीक है। ये किसके लिए है, एक जो इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर वो ट्रू होगी तो एक साइड चलेगी और फॉल्स होगी तो एक साइड चलेगी। तो उसी के लिए इसने कहा है इट हैज़ 1 एंट्री पॉइंट एंड एटलीस्ट 2 एग्जिट पॉइंट जनरली फॉर येस एंड नो डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन बॉक्स टेकन इनसाइड द बॉक्स। जो इस बॉक्स के अंदर जो भी कंडीशन होगी उस पर डिपेंड करेगा वो ट्रू है या फॉल्स है। इसीलिए 2 इसके क्या हो गए, ये एग्जिट पॉइंट हो गए और एक एंट्री पॉइंट होगा। द बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ कंपैरिजन क्वेश्चन और डिसीजन। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हम कोई कंपैरिजन भी डाल सकते हैं नंबर्स की, कोई क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, कोई डिसीजन भी डाल सकते हैं। दैट डिटरमाइन अल्टरनेटिव पाथ टू बी फॉलोड। फिर वो डिटरमाइन करेगी वो कंडीशन कि कौन सा पाथ इन दोनों में से लेना है, ट्रू है तो कौन सा लेगा, फॉल्स है तो कौन सा लेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर और ऑफ पेज कनेक्टर दो हैं आपके पास। पहले मैं ऑफ पेज कनेक्टर बताती हूँ। जैसे आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, अगर कोई छोटा सा ही प्रोग्राम है तो वो एक पेज पर ख़त्म हो जाएगा आपका फ्लो चार्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिनके बहुत ही लंबे लंबे
फ्लो चार्ट बनते हैं जो एक पेज पर नहीं हो पाते, हमें दूसरे पेज पर लेकर जाना पड़ता है। तो जहाँ पर हमारा पेज ख़त्म होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑफ पेज कनेक्टर, और उस प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए नेक्स्ट पेज पर हम लगाएंगे ऑन पेज कनेक्टर। तो ऑफ पेज कनेक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे ये स्मॉल पेंटागन is similar to on page connector but represents a break in the path of a flow chart too large to fit on a single page। अगर बहुत ही बड़ा फ्लो चार्ट हो गया जो एक पेज पर नहीं फिक्स हो रहा तो उसमें ब्रेक दिखाने के लिए हम ये ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं। द कनेक्टर सिंबल मार्क्स वेयर द फ्लो एंड्स एट वन स्पॉट ऑन अ पेज एंड वेयर इट कंटिन्यूज एट अनदर स्पॉट। ठीक है। ऑन पेज कनेक्टर किसके लिए है, सर्कल विद अ नंबर रिटन इनसाइड इट, इसके अंदर हम एक नंबर लिख देते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ ए फ्लो चार्ट। ये भी वैसे तो फ्लो चार्ट में जब ब्रेक आ रहा है उसके पाथ में तभी यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूज टू इंडिकेट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ पेज टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम पेज। लेकिन उसी पेज पर ही अगर हमें कोई ब्रेक आ गया लेकिन उसी पेज पर ही अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए क्या है, ऑन पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर किसके लिए, जब हमारा पेज ही चेंज हो जाता है। ठीक है। दोनों ही फ्लो चार्ट में ब्रेक के लिए जब ब्रेक आ जाता है उसके पाथ में तब हम लगाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये तो जब एक पेज पर जब फिट नहीं हो पाता और हमें नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना पड़ता है तब हम ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं। और ये विद इन द सेम पेज, अगर उसी पेज पर ही अगर आपको ब्रेक लेकर आना है फ्लो चार्ट के अंदर तो हम यूज़ करते हैं ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस किसके लिए होती हैं, एरो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ लॉजिक। फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका प्रोग्राम का फ्लो क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है किस साइड चल रहा है, तो वो ये एरो रिप्रेजेंट करती हैं। द हम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एरो लाइन इंडिकेट दैट इट पासिस ओवर एंड डज नॉट कनेक्ट विद अनदर फ्लो लाइन। देखिए जैसे दो फ्लो लाइन आपस में आपको काटते हुए लेकर जानी है तो उसके लिए हम बीच में इस तरीके से हम दिखा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन है, नहीं, ये बस पास कर जाएंगी। इसका फ्लो ये अलग है और ये अलग है, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स से जो हम फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद है नॉट एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम एग्रीज दैट यूजिंग फ्लो चार्ट इज़ अ प्रोडक्टिव टेक्निक। हर प्रोग्रामर यूज़ नहीं करता फ्लो चार्ट को। इनफैक्ट सम एक्सपीरियंस्ड प्रोग्राम डू नॉट इवन यूज़ फ्लो चार्ट, कुछ यूज़ ही नहीं करते हैं फ्लो। तो फ्लो चार्ट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्टेप्स सो इट फैसिलिटेट्स ईजियर चेकिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। क्योंकि फ्लो चार्ट में आप क्या करते हो, जो प्रोग्राम्स के स्टेप्स हैं उनको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उससे क्या होगा, एल्गोरिथम के अंदर जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको आप इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है। दूसरा इज़ ए गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स। अगर मैं फ्लो चार्ट बनाती हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन है हर सिंबल के लिए, तो आप अगर मैं फ़्लो चार्ट बनाती हूँ और आप उसको पढ़कर देखते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरे का फ़्लो चार्ट देखकर प्रोग्राम को इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द लॉजिक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आप कोडिंग से पहले फ़्लो चार्ट बनाते हो तो इसका मतलब कि आपको उस प्रॉब्लम का पता है कि इसके अंदर क्या क्या लॉजिक्स यूज़ होंगे, तो आप वो पहले ही डिटरमाइन कर लोगे कि इसके अंदर क्या क्या लॉजिक कंट्रोल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इट अलाउज अ प्रॉब्लम सॉल्वर टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट। दीज पार्ट्स कैन बी कनेक्टेड टू अ मास्टर चार्ट। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो फ्लो चार्ट के थ्रू, और उनको बाद में कनेक्ट करके आप मास्टर चार्ट अपना बना सकते हो। इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एन एरर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी एरर है, कोई भी मिस्टेक है तो आप फ्लो चार्ट की हेल्प से ईजीली डिटेक्ट कर सकते हो। फ्लो चार्ट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द सॉल्यूशन विच कैन बी कंसल्टेड एट अ लेटर टाइम। इट सर्व्स एज गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर प्रोग्राम राइटिंग और कोडिंग। आपने अगर एक प्रॉब्लम उठा ली है, उसका आपने फ्लो चार्ट बनाया है तो उसको आप संभाल के रख सकते हो। बाद में आपको जब भी ज़रूरत पड़े या किसी के साथ आपको कंसल्ट करना उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप फ्लो चार्ट की हेल्प से कर सकते हो। तो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है। उसके बाद है कन्वेंशंस ऑफ फ्लो चार्ट। स्टैंडर्ड कन्वेंशंस आर यूज्ड फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट सो दैट एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरप्रेट्स द फ्लो चार्ट सिमिलरली। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज सिंबल डिनोट अ टाइप ऑफ ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्शन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हर एक सिंबल
क्या डिनोट करेगा, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन एज एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकेंड, अ नोट टू इंडिकेट द स्पेसिफाइड फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इज रिटन इनसाइड ईच सिंबल। हर एक सिंबल के अंदर आप लिखोगे कि ये इंस्ट्रक्शन को लिखोगे कि ये किसके लिए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे प्रोसेस है रेक्टेंगल के अंदर, आप वो कैलकुलेशन लिखोगे, वो ऑपरेशन लिखोगे जो परफॉर्म कर रहे हो। थर्ड, व्हेन टू इनकमिंग लाइन्स ज्वाइन वन आउटगोइंग लाइन दे शुड नॉट ज्वाइन एट द सेम पॉइंट्स। अगर दो लाइन आ रही हैं और एक लाइन जा रही है तो वो सेम पॉइंट पर आप उनको ज्वाइन नहीं करोगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन एक टाइम पर वो सेम पॉइंट पर दो लाइन्स ज्वाइन नहीं हो सकती। क्रॉस लाइन डू नॉट इम्प्लाई एनी लॉजिकल रिलेशनशिप। ये भी मैंने आपको बताया था, दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप है। फ्लो चार्ट्स आर रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। दो ही तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, या तो टॉप टू बॉटम या फिर लेफ़्ट टू राइट। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अंटिल अ टर्मिनेट सिंबल इज एनकाउंटर्ड विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है वो परफॉर्म होता रहेगा जब तक कि उसको टर्मिनेट सिंबल नहीं मिल जाता, यानी कि लास्ट में फ्लो चार्ट के एंड नहीं मिल जाता। इसलिए मैंने आपको बताया था, जब उसकी स्टार्टिंग करोगे तो ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखोगे और लास्ट में एंड लिखोगे। तो जब तक उसको एंड ऑफ द प्रोग्राम इंडिकेट नहीं हो जाता तब तक जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होते रहेंगे। Identification of the symbols on a flowchart is aided by numbering the left most of symbol sequentially starting from 1 and referring each symbol uniquely। आप flowchart के symbols को नंबरिंग भी दे सकते हो। स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे, टर्मिनेटर से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हो फ्लो चार्ट को। ज़रूरी नहीं है ये स्टेप, आप दे भी सकते हो नहीं भी। एंड नोटेशन शुड बी इंक्लूडेड विद इन द सिंबल टू प्रोसेस डिसीजन फाइल एंड इनपुट आउटपुट गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ द एक्शन ऑन डिसीजन फाइल और डॉक्यूमेंट्स यूज्ड। हर सिंबल के अंदर आप उसकी नोटेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम इनपुट के लिए भी यूज़ होता है और आउटपुट के लिए भी, तो उसके अंदर आप मेंशन करोगे कि आप इनपुट कर रहे हो या आउटपुट कर रहे हो। तो हर सिंबल के अंदर आप यूज़ करोगे ये चीज़, ठीक है। जैसे अगर आप दो नंबर्स इनपुट करा रहे तो प्रोग्राम के अंदर आप लिखोगे इनपुट ए बी या रीड ए बी इस तरीके से, और जब किसी नंबर को डिस्प्ले करा रहे हो तो वहाँ पर आप लिखोगे प्रिंट दिस, ठीक है। ऐसे ही, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही हर एक सिंबल के अंदर आप ये काम करोगे। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। एक लिमिटेशन तो क्या है, देयर आर नो स्टैंडर्ड विच स्पेसिफाई द डिटेल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन एनी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर आपको कितनी डिटेल में कितनी इंस्ट्रक्शन तो बहुत सारी हैं, अब वो डिपेंड करता है हर प्रोग्रामर के ऊपर कि वो कितनी डिटेल में प्रोग्राम फ्लो चार्ट बनाता है, ठीक है। कोई होगा कि वो चाहेगा कि मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखूँ तो वो ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं बनाएगा, और कोई हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे। तो कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि हम कितनी डिटेल में उसको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट इज़ अ वेरी टेडियस प्रोसेस, क्योंकि जो बहुत लंबे लंबे प्रोसेस हो जाएंगे उसमें बहुत ही टेडियस प्रोसेस हो जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंक्लूड एनी न्यू स्टेप। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते वक्त कोई स्टेप भूल गई हैं, ठीक है, तो उस स्टेप को अब बीच में इंक्लूड करना के लिए बहुत मुश्किल है। कैसे डालोगे, या तो उसको रीड्रॉ करोगे, है ना, और फिर उसमें कितना टाइम लगेगा, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है फ्लो चार्ट की, कि अगर आप कोई स्टेप भूल जाते हैं तो उसको इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। इफ़ एन एल्गोरिथम हैज़ कॉम्प्लेक्स लूप्स एंड ब्रांचेस इट्स फ्लो चार्ट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। अगर प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें बहुत सारे लूप्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन बॉक्सेस आ जाते हैं, तो फिर उस फ्लो चार्ट को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। समटाइम्स फ्लो चार्ट कैन नॉट बी डिटेल्ड एज डिजायर्ड। कई बार उतने डिटेल्ड नहीं होते। जैसे आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया है, अब कोई दूसरा स्टूडेंट उसको पढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उसको समझ में आ जाए कि उतने डिटेल में वो ना बना रखा हो, ठीक है, वो उसने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू मेक एरर्स वाइल ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाते वक्त हो सकता है कि आप कोई गलती कर दे और फिर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी फ्लो चार्ट की। उसके बाद देयर आर 3 फंडामेंटल ऑपरेशन दैट नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट अ फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर मेनली 3 ऑपरेशन होते हैं। वो 3 ऑपरेशन क्या है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन। सीक्वेंस में तो क्या है, इन अ सीक्वेंशियल फ्लो द ऑपरेशंस फ्लो फ्रॉम वन एक्शन टू द अदर, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड इन अ सीक्वेंस। मतलब फ्लो चार्ट या कहें प्रोग्राम सीक्वेंस में ही चलेगा। जब एक स्टेप हो जाएगा तब वो नेक्स्ट पर जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट पर जाएगा, ठीक है, उसमें ब्रेक नहीं आता। नेक्स्ट है
सिलेक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया, अ डायमंड शेप डिसीजन बॉक्स इज यूज्ड फॉर ब्रांचिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द आंसर टू द क्वेश्चन कंटेंट इन द बॉक्स द फ्लो फॉलोज फ्रॉम वन ऑफ द आउटगोइंग पाथ। सिलेक्शन रेफर्स टू सिलेक्टिंग अ पाथ टू फॉलो इन अ फ्लो चार्ट। सिलेक्शन किसके लिए है कि आपको दो पाथ फॉलो करने, अब उनमें से कोई एक ही कर सकते हो आप, या तो ये या ये, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से डिसीजन बॉक्स में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या है, लूपिंग है, यानी कि अगर आपको कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको बार बार चलाना है, कुछ रिपीट करवाना है उनको बार बार, तो उसके लिए क्या है, स्टेप आइट्रेशन। जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम जब कराई थी तो उसमें फैक्टोरियल, एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप्स हम रिपीट करेंगे, तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। तो आइट्रेशन क्या है, सेट ऑफ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली डिपेंडिंग ऑन अ टेस्ट कंडीशन। एक टेस्ट कंडीशन होगी, उस पर डिपेंड करते हुए जब तक वो ट्रू रहेगी हम उन सेट ऑफ ऑपरेशंस को बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। जब वो फॉल्स हो जाएगी तो हम उससे बाहर आ जाते हैं, फिर वो रिपीट नहीं होगी। उसको रोकने के लिए टेस्ट कंडीशन लगाई जाती है। द फ्लो कम्स आउट ऑफ दिस लूप व्हेन ओनली कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। उस लूप से बाहर फ्लो तभी आएगा जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी वो ऑपरेशंस, वो सेट ऑफ ऑपरेशंस वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, दिस रिपीटिशन और लूपिंग इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल अवेलेबल टू अ कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये। रीडर्स विल लर्न अबाउट सिलेक्शन आइट्रेशन इन सब्सिक्वेंट। आगे ये डिटेल में आएंगी, जो सिलेक्शन और आइट्रेशन है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि एक तो प्रोग्राम सीक्वेंस में चलेगा, एक सिलेक्शन होती है कि हमें या तो इधर का पाथ चलाना है या इधर का चलाना है, वो डिपेंड करेगा उस कंडीशन पर, उसके लिए हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करते हैं। और थर्ड क्या बताया मैंने, आइट्रेशन। अगर हमें कुछ स्टेप्स को रिपीट कराना है तो वो टेस्ट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर वो सेटिस्फाई होती रहेगी तो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, और अगर हमें लूप से बाहर आना है तो टेस्ट कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होगी तब वो लूप से बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लो चार्ट के। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। पीछे आपने एल्गोरिथम की थी, तो दो नंबर्स का सम करने के लिए आपके पास पहले दो नंबर्स होने चाहिए, फिर उनका सम आप किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करोगे और फिर उसको क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे। तो देखो वही स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट को स्टार्ट से शुरू करेंगे, जो कि ओवल शेप में लिखेंगे। उसके बाद दो नंबर्स को इनपुट कराना तो उसको हम पैरेललोग्राम शेप में लिखेंगे, इनपुट ए इनपुट बी, इस तरीके से। उसके बाद ये कैलकुलेशन है तो प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसको हम रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब सी के अंदर इनका सम चला गया, सम को ही हमें प्रिंट कराना था तो प्रिंट सी, और फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, इसी तरीके से आप हर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट, उसके बाद रेडियस चाहिए है तो इनपुट कराएंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर कैलकुलेट करोगे एरिया को तो वो रेक्टेंगल के अंदर आएगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, और फिर एरिया को क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे, और फिर प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रायंगल का एरिया बनाना है तो उसके लिए भी बिल्कुल वही चाहिएगा। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो पहले तो आपको तीनों साइड्स इनपुट करानी पड़ेंगी। उसके बाद पैरामीटर, सेमी पैरामीटर निकालोगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। उसके बाद हेरोइंस फार्मूला से एरिया कैलकुलेट करोगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर इसको प्रिंट करा दोगे, फिर स्टॉप। बस आपको ये ध्यान रखना, जब आप इनपुट करा रहे हो या प्रिंट करा रहे हो तो पैरेललोग्राम आएगा, जब आप कोई फार्मूला लगा रहे हो तो रेक्टेंगल आएगा, स्टार्टिंग और शुरू लास्ट में स्टार्ट और स्टॉप ओवल शेप के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे ही टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आप खुद करके देख सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल रेट टाइम 3 PRT वैल्यू इनपुट करानी है, उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसको प्रिंट करना और उसके बाद स्टॉप। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। इसका लॉजिक मैं आपको समझा चुकी हूँ एल्गोरिथम के अंदर। अगर 3 नंबर है उनमें सबसे बड़ा हम निकालना, तो पहले हम 2 को कंपेयर करेंगे, उनमें जो बड़ा आएगा उसको हम थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए सिलेक्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 नंबर्स को कंपेयर करने के बाद डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप पाथ लोगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे इसका फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट किया, 3 नंबर्स को इनपुट कराया, पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को चेक करें, उनमें कंपैरिजन हो रहा है तो डिसीजन बॉक्स बनाओगे। डिसीजन बॉक्स के अंदर लिखोगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी।
ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो थर्ड नंबर को ए के साथ कंपेयर करोगे, और अगर फॉल्स हुई तो थर्ड नंबर को बी के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डिसीजन बॉक्स बनाया। अगर ये येस हुआ तो फिर से हम कंपेयर करेंगे कि हम ए को, क्योंकि ए बड़ा आया है तो ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब बी बड़ा है, तो फिर हम बी को कंपेयर करेंगे सी के साथ। ठीक है, फिर इनमें अगर ए बड़ा हुआ, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्रिंट करा देंगे ए इज़ ग्रेटेस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब सी बड़ा होगा, तो हम प्रिंट करा देंगे सी इज़ ग्रेटेस्ट। ऐसे ही इधर से अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब सी बड़ा है, तो प्रिंट करा देंगे सी इज़ ग्रेटेस्ट। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट करा देंगे, बी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हमें यहाँ मिल चुका होगा, फिर हम क्या कर देंगे, स्टॉप। तो तीनों ही कहाँ पर मिल जाएंगे, स्टॉप पर। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से आप स्मॉलेस्ट अमंग 3 नंबर्स का फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप खुद ट्राई करना है इसका फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टोरियल कंप्यूटेशन का। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे पहले, उसके बाद जो नंबर, जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना वो नंबर आप इनपुट कराओगे, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम शेप में लिखा। फिर फैक्ट में हमने क्या डाला था, 1, और हमने कहा था अगर नंबर 0 है तो फैक्टोरियल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसने लिखा है इज़ n इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट फैक्ट को प्रिंट करा देगा, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर 0 नहीं है तो क्या आएगा, 1। अगर 1 आया तो 1 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसीलिए अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो भी प्रिंट फैक्ट, यानी कि 1 ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर आपको निकालना पड़ेगा फैक्टोरियल। तो क्या लगाया था, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, और एन इक्वल टू एन माइनस 1, है ना। पहले जैसे n इक्वल टू मान लीजिए 5 लिया है, तो n इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ आ जाएगा, 1 के इक्वल भी नहीं है, यहाँ आ जाएगा। तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, यानी कि 1 इंटू 5, फैक्ट में क्या चला गया, 5। फिर n इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1, n अब कितना हो गया है, 4। फिर यहाँ से वापस जाएगा, n को चेक करेगा, 1 तो नहीं है, नहीं है, क्योंकि n कितना है, 4। फिर यहाँ जाएगा, अब फैक्ट में पहले कितना था, 5, अब यहाँ इंटू में क्या आ गया, n की वैल्यू क्या हो गई है, 4, तो 5 इंटू 4। फिर इस तरीके से फिर 3 हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और लास्ट में 1 होते ही वो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, n इक्वल टू 1 ट्रू है तो बाहर आ जाएगा। फैक्ट के अंदर क्या जा चुका है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल जा चुका, तो उसको वो प्रिंट कर देगा, और फिर प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखिए, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लिखते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको 3 कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए, a b c की। तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट किया, इनपुट कराएंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि किसको रीड कराएंगे, a b और c को। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू इनपुट कराने के बाद हम क्या चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट पे 3 केसेस आते हैं, वो 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और लेस देन 0 भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप रूट्स निकालते हो। अगर ये 0 हुआ तो रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, -b/2a और -b/2a, क्योंकि दोनों ये रूट्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो √1 और √2 दो वेरिएबल्स हमने ले लिए, दोनों की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, -b/2a। और उसके बाद फिर इनको क्या करा दोगे, प्रिंट रियल रूट्स आर √1 और √2, इनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और फिर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, -b प्लस माइनस अंडरूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। तो एक रूट निकलता है प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर √1 आएगा -b प्लस अंडरूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, √2 आएगा -b माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। और फिर प्रिंट करा दोगे रियल रूट्स आर √1 और √2, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर से प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0। तो अगर येस हुआ तो ऐसे निकाला था, अगर नो हुआ तो फिर 2 पार्ट आएंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि रूट सबकी बार क्या आएंगे, लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो वो इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला तो यही लगाते हो, -b प्लस अंडरूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, लेकिन जो रियल पार्ट आता है वो आता है -b/2a, और इमेजिनरी पार्ट आता है रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। तो
तो रियल पार्ट को आप निकालोगे -b/2a से, और इमेजनरी पार्ट में ये बुक में मिस्टेक है, ये माइनस साइन रूट के अंदर आएगा, इसको ठीक कर लेना। ये आएगा -रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो जब रूट के अंदर नेगेटिव लगाओगे तभी वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये माइनस साइन रूट के अंदर आएगा, -रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। उसके बाद फिर ये तो रियल पार्ट आया, ये इमेजिनरी पार्ट आया। तो जब आप रूट्स को प्रिंट कराओगे तो √1 क्या आएगा, रियल पार्ट प्लस अयोटा इमेजिनरी पार्ट, एक आई और आएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से आएगा, रियल पार्ट प्लस अयोटा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपकी अयोटा यहाँ नहीं आएगा, उसने तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही बना दी है, तो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ऐसे ही √2 में रियल पार्ट माइनस अयोटा इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से आएगा। तो बुक्स में ये 2 मिस्टेक्स आप लोग ठीक कर लेना। ये रूट्स प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। हमें नंबर को चेक करना प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर कब होगा, जब वो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक पहले नंबर इनपुट करा लिया, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक, उसको रीड करा लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, सॉरी वो नंबर 2 के इक्वल है या नहीं। अगर वो नंबर 2 के इक्वल है तो 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन येस हुई तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, नंबर इज़ प्राइम, और फिर प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप, ठीक है। अगर वो 2 के इक्वल नहीं है, अगर नो हुआ, तो फिर हम ये स्टेप्स हमें बार बार रिपीट कराने हैं। तो हमने आई को क्या ले लिया, इक्वल टू 2, और हम चेक करेंगे कि वो नंबर इज़ आई लेस देन n है, कि वो नंबर जो हमने लिया है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि i की वैल्यू क्या ली है, 2। अगर 2 से बड़ा है तो हम फिर उसको i से डिवाइड करके देखेंगे। पहले i की वैल्यू क्या है, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि n से छोटे के लिए n से छोटा नंबर लिया और उससे डिवाइड करके देखा, और अगर वो डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब कि हम उसको उससे डिवाइड करके यहाँ से रिमाइंडर आता है। n डिवाइड के लिए तो ये सिंबल होता है, ये तो क्या देगा, कोशेंट देगा, और ये किसके लिए होता है, रिमाइंडर के लिए। तो i से डिवाइड होकर अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब वो नंबर i से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर इज़ नॉट प्राइम, और प्रोसेस वहीं पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो हमने अभी तो 2 से डिवाइड करके देखा है, फिर किस से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से, n तक डिवाइड करके देखना है ना, तो i को हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो i को क्या कर देंगे, i + 1, ठीक है। अब i में क्या चला गया है, 3। फिर से हम चेक करेंगे कि वो नंबर 3 से, i जो है 3 से क्या होना चाहिए, सॉरी जो 3 है वो n से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ट्रू नहीं हुई तो नंबर क्या आ जाएगा, प्राइम। बेसिकली ये जो 3 कंडीशन है ये किसके लिए हैं, हम उस n से हर एक छोटे नंबर के लिए हमने वो नंबर ले लिया i कंपेयर करने के लिए, उससे अगर लेस है, ठीक है, i अगर n से क्या है, लेस है, और फिर हम उसको i से डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो i को एक एक आगे बढ़ाते जा रहे हैं, n से छोटा रखेंगे लेकिन, ठीक है। तो n-1 तक वो उससे डिवाइड करके देखता रहेगा, i को बढ़ाता रहेगा, डिवाइड करके देखता रहेगा। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ प्राइम, और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। और अगर डिवाइड हो गया तो नंबर इज़ नॉट प्राइम, और फिर से प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है, नंबर को चेक करने के लिए प्राइम है या नहीं, पहले हम उस नंबर को देखेंगे कि 2 के इक्वल है या नहीं। अगर 2 है तो नंबर प्राइम ही है। अगर 2 के इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक और नंबर लेंगे i को 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और n से क्या रखेंगे, लेस रखेंगे, और फिर n को i से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाता तो नंबर प्राइम नहीं है और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज i को इंक्रीज़ करते रहेंगे, और कब तक चेक करते रहेंगे, जब n से छोटा, हर एक नंबर से डिवाइड करके देखते रहेंगे। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ प्राइम, और डिवाइड हो गया तो नंबर इज़ नॉट प्राइम, और प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप।